Audio Jungle. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल निमोनिक्स की दुनिया एंड मैं हूं आपका दोस्त सीए नीलेश प्रीत। आज हम कवर करने वाले हैं ऑडिटिंग का एक यूनिक टॉपिक जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो आइए शुरू करते हैं। मुझे पता है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे कुछ दोस्त हैं, उनको इशू आ रहे थे कि जो एसएस के जो नंबरिंग है, उनके जो नाम है वो उनको याद नहीं रह रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसी को समझाने के लिए एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए। तो ये वीडियो में हम जो उनके नाम है, उनके जो सीरीज़ है, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, उनको याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हम कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इसे कौन इशू किया है। जैसे इंडिया के अंदर आईसीआई का एक बोर्ड है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ये एसेज इशू करते हैं, जो न्यू एसेज आते हैं, अगर कुछ इसमें रिविजन्स करने हैं तो ये जो बोर्ड है ये टेक केयर करता है। एंड ये जो हमारे एसेज है वो इंटरनेशनल लेवल से बहुत मैच करते हैं। जैसे इंटरनेशनली एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड बाई आईएफएसी, ये बोर्ड ने जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो बनाए हैं उसी को बेस लेकर के आईसीआई ने भी अपने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं। तो यहाँ से हमारा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ओरिजिन हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ये मैंने चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है। तो हर एक स्टैंडर्ड में ये 5 चीज़ें होती है जो कि उनकी फ्रेमवर्क होती है। वन इज स्कोप, फिर ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशंस, रिक्वायरमेंट एंड एप्लीकेशन एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल। ये पांचों कैटेगरी आपको एक स्टैंडर्ड में मिलेगी जो कि आपके प्रोनाउंसमेंट्स में होती है। फिर उसके नीचे हमने एक रेंज दिया हुआ है। आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग याद रखने के पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो रेंज की क्या रेलेवेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 से लेकर के 99 ये जो रेंज है ये है क्वालिटी कंट्रोल के जो स्टैंडर्ड्स है उनके लिए। फिर 100 से लेकर 999 तक ये है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए। 2000 से लेकर 2699 ये है रिव्यू एंगेजमेंट के लिए। 3000 से लेकर 3699 ये है अश्योरेंस एंगेजमेंट को लेकर। 4000 से लेकर 4699 ये है रिलेटेड सर्विसेज के लिए। आईसीआई ने इन टोटल 46 स्टैंडर्ड्स को इशू किया है। जैसे एक है एसक्यूसी 1, फिर 38 है हमारे पास स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स, फिर 2 है एसआरईज, 3 है एसएईज एंड 2 है एसआरएस। हमारा मेन फोकस रहेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के ऊपर। जैसे आप देख सकते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए 100 से लेकर 999 तक की सीरीज़ है, बट इसके अंदर और सब सीरीज़ भी है। जैसे कि 100 से लेकर के 199 तक ये है इंट्रोडक्टरी मैटर्स। फिर 200 से लेकर 299 तक ये है जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर 300 से लेकर 499 ये है रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क। फिर 500 से लेकर 599 ये है ऑडिट एविडेंस के लिए। 600 से लेकर 699 ये है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। 700 से लेकर 799 ये है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। एंड लास्टली 800 से लेकर 899 ये जो सीरीज़ है ये है स्पेशलाइज्ड एरिया की। तो पहले आप ये देख लो कि क्या हमारे पास सीरीज़ है, उनका रेलेवेंस क्या है, उनका मतलब क्या है। तो आप एक बार स्क्रीन पॉज करके वापस रीड कर लीजिए, क्योंकि इसी को बेस लेकर के हम आगे याद रखने की कोशिश करेंगे। अब कुछ लोग का ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये सीरीज़ ऐसी बनानी क्यों है, मतलब क्या रिक्वायरमेंट इनके, क्यों नॉर्मली हम लोग 1 2 3 4 ऐसे सीरीज़ नहीं बना सकते। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक सीरीज़ का कुछ लॉजिकल रीजनिंग होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ये हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग देखा, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विस, इसके भी कुछ लॉजिक्स है। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं अभी कि जो ऑडिट है उसमें जो एश्योरेंस की लेवल होती है वो होती है हाई, बट वो एब्सोल्यूट नहीं होती। लेकिन वहाँ अगर आप दूसरा देखोगे रिलेटेड सर्विस के अंदर, जैसे कि रिव्यू हो गया या एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हो गए या कंपाइलेशंस हो गए, तो इनमें जो एश्योरेंस है वो ऑडिट से बहुत कम है। जैसे कि रिव्यू में मॉडरेट एश्योरेंस है, जो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है उनमें कोई एश्योरेंस ही नहीं है, कंपाइलेशन में भी कोई एश्योरेंस नहीं है। तो ये रीजनिंग की वजह से हम लोगों ने एक सीरीज़ में उनको बांटे हुए हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको वैसे अरेंज किए हुए हैं। अब उनके जो रिपोर्ट भी है वो भी डिफर है। जैसे कि ऑडिट के लिए पॉजिटिव एश्योरेंस होता है, रिव्यू के लिए नेगेटिव एश्योरेंस, फिर एग्रीड अपॉन प्रोसीजर के लिए फैक्ट फाइंडिंग ऑफ प्रोसीजर्स, फिर कंपाइलेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड। तो ये जो स्टैंडर्ड्स भी है
वो इन सबको बेस लेकर के बनाया हुआ है, इसलिए उनको डिफरेंट डिफरेंट सीरीज़ में रखा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टैंडर्ड के फ्रेमवर्क एंड जो स्टैंडर्ड के जो लॉजिकल बाइफर्केशंस है उनकी सीरीज़ के, वो आपको समझ गए रहेंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आपस एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना हम लोग आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल, जो कि सीरीज़ है 1 से लेकर के 99। तो इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है, जो कि है क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है। चलिए नेक्स्ट ग्रुपिंग देखते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की, जो कि सीरीज है 100 से लेकर 999 की। इसके अंदर सबसे पहले सब सीरीज जो है वो है इंट्रोडक्टरी मैटर्स, विच इज़ 100 टू 199। तो इसमें आईसीएआई ने कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं दिए हुए हैं। सेकंड हमारे पास सीरीज है वो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि सीरीज है 200 से लेकर के 299 की। तो हम इसे याद रखने की कोशिश करेंगे। तो ये सब सीरीज जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो कि 200 से 299 है, इससे हम याद रखेंगे विद अ स्टोरी। हमारे स्टोरी में एक क्लाइंट है, उनका नाम है मुकेश अंबानी। एंड मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ऑडिट करवाना रहता है। वो अपने फ्रेंड लोग को पूछता है कि आपके पास कोई पहचान में सीए है जो हमारा ऑडिट कर ले। एंड उनका एक रिश्तेदार जो है वो सीए नीलेश पुरोहित को रिकमेंड करता है कि सर आप इनसे काम करवा लीजिए, तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो अब अंबानी जी आ गए नीलेश के पास, उनको फ़ोन कर रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पे रिलायंस का ऑडिट करना है, टैक्स ऑडिट का रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी का रिक्वायरमेंट है, तो सर ऑडिट कर दीजिए आप। अंबानी जी जो है वो नीलेश को बुलाते हैं अपने ऑफिस में। तो नीलेश उनके ऑफिस में जाता है और वहाँ बैठकर वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या क्या हम लोग का स्कोप में रहे, क्या क्या चीज़ स्कोप में रहेगी, क्या क्या कवर करना है, कितने लोग आएंगे, उनके तरफ से कौन कोऑर्डिनेटर रहेगा। तो ये सब वो लोग टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो वहाँ पर नीलेश एंड अंबानी सर बैठ करके डिसाइड कर लेते हैं। फिर नीलेश जाता है अपने पार्टनर के पास, वो जिस फर्म में वो काम करता रहता है। तो वो पार्टनर को कहता है कि सर हमें रिलायंस का ऑडिट मिला है, तो सर वहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जो पार्टनर है वो फिर उनके जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर होते हैं उनसे डिस्कस करते हैं। एंड फिर नीलेश को एक टीम अलॉट की जाती है। अब नीलेश वो टीम को लेकर के बैठता है, उनको समझाता है कि देखो ये चीज़ें हैं, जो रिलायंस की जो इंडस्ट्री है वो उनका बैकग्राउंड क्या है। और उनको समझाता है कि हमको फाइंड करना है कुछ फ्रॉड वगैरह है कि नहीं। तो अपनी टीम को क्या बोलता है, टीम को बोलता है कि हमें सबसे पहले देखना है कुछ फ्रॉड है कि नहीं। सेकेंडली जो भी वो इंडस्ट्री को लॉज एंड रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं उनका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसकी एक चेकलिस्ट बना लो, आप अभी ही चेकलिस्ट बना लो। ठीक है, तो ये सब बात करके अपने टीम को समझा देता है। एंड देन फिर वो फ़ोन करता है अंबानी सर को कि सर आपके यहाँ पर हम किससे कोऑर्डिनेट करें, आपके जो TCWG है वो कौन है जिससे हम बात करेंगे, हमारा जो ऑब्जर्वेशंस रहेगा वो डिस्कस करेंगे। तो अंबानी सर उनको 2-3 नाम देते हैं एंड फिर वो उनसे बात कर लेते हैं। अब क्या होता है कि नीलेश और उसका आर्टिकल वो दोनों जाते हैं रिलायंस की कंपनी में। तो जब एंटर करते हैं वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं है, कोई CCTV कैमरा ही नहीं है। फिर जब जाते हैं लिफ्ट में तो उनके वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें है ही नहीं। तो वहाँ पर जो आर्टिकल है वो कहता है कि सर यहाँ का इंटरनल कंट्रोल में कितनी सारी डेफिशिएंसीज है, सर कैसे ऑडिट करेंगे। तो इसे देखकर नीलेश को भी टेंशन आ जाता है कि अरे इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, तो कैसे होएगा। तो सबसे पहले जब जाती अंबानी सर से बात करने के लिए, तो सर को कहते हैं कि सर आपके यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल में बहुत सारी डेफिशिएंसीज है। तो अंबानी सर कहते हैं कि हाँ हमें पता है, तो आप ठीक कर लीजिए। तो अभी नीलेश सोचता है कि अब क्या करेंगे, क्योंकि उनका फर्म इतना बड़ा नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, एक और फर्म के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि सर आप भी हमारे साथ आ जाइए। जैसे नीलेश जाते हैं केशव के पास, कि केशव जो सीए है उनके फर्म को बोलते हैं कि आप आ जाइए, हम दोनों मिल करके ये रिलायंस कंपनी का ऑडिट करेंगे। तो ये हो गई हमारी स्टोरी। अब ये स्टोरी को हम लिंक करेंगे ये ऐसे से। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले अंबानी सर फ़ोन करते हैं नीलेश को, किसके रिगार्डिंग में, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है वो बताने के लिए। और तो ये हमारा ऐसे 200 जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो सबसे पहले जो डिस्कशन होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के। फिर उसके बाद में नीलेश एंड अंबानी सर बैठते हैं टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करने के लिए। तो ये हो गया SA 210, जो कि है
एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। फिर थर्ड क्या करता है नीलेश, तो नीलेश जाता है अपने पार्टनर के पास और उनको समझाता है कि सर ये चीज़ें हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है। तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा SA 220, क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद में क्या होता है, उसके जो पार्टनर होते हैं वो नीलेश को एक टीम अलॉट करते हैं। एंड नीलेश क्या करता है, वो टीम को समझाता है कि सर कि टीम हमारे पास ये ऑडिट है, इसका ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो वो जो समझाता है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारे लिए SA 230 विच इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। अब नीलेश उन अपनी टीम को दो बातें कहता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कंपनी में कुछ फ्रॉड वगैरह है कि नहीं। तो फ्रॉड वगैरह है कि नहीं, ये कौन सा ऐसे हो गया, ये हो गया SA 240, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद में वो क्या कहता है अपनी टीम से, वो कहता है कि जो भी लॉज एंड रेगुलेशन उस इंडस्ट्री को अप्लाई हो रहे हैं उसका हमें एक चेकलिस्ट बनाना है। तो ये कौन सा ऐसे हो गया, ये हो गया SA 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद नीलेश फोन करता है अंबानी सर को दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस TCWG का नाम मांगने के लिए कि सर किससे बात करेंगे हम। तो ये हो गया हमारा 260, कम्युनिकेटिंग विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब इसके बाद में क्या होता है कि नीलेश एंड जो आर्टिकल है उसका, वो जाते हैं रिलायंस कंपनी में एंड वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, CCTV नहीं है। तो ये सब जो है ये कहाँ पर आ रहा है, SA 265 में, विच इज कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। एंड लास्टली जब ये सब पता चलता है नीलेश को कि ये ऐसे ऐसे दिक्कतें आ रही, यहाँ पे ये डेफिशिएंसीज है, तो नीलेश क्या करता है, नीलेश जाता है अपने फ्रेंड CA केशव के पास उसकी हेल्प मांगने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 299, जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये स्टोरी से हम एसेज जो 200 से लेकर के 299 की सीरीज है उसे याद रख लेंगे। अगर आपको ये नहीं समझा है तो वापस एक बार एसेज रीड कर लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 9 एसेज है हमारे पास सीरीज 200 से लेकर के 299 में, विच इज जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट जो सीरीज हम कवर करने वाले हैं वो है 300 से लेकर के 499 की, विच इज रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। जैसा कि हमने देखा कि नीलेश एंड केशव की टीम को अब ऑडिट मिल चुकी है। अब अंबानी सर कह रहे हैं कि ऑडिट स्टार्ट कर दीजिए। तो नीलेश की एंड केशव की टीम सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहले करेंगे प्लानिंग। उसके बाद में क्या करेंगे, जो लॉज एंड रेगुलेशंस हमने चेकलिस्ट बनाई थी प्रीवियसली वो सारा को लेंगे एंड उसमें जो रिस्क हमको जहाँ जहाँ लगते हैं उनका एक रिस्क मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, रिस्क मैट्रिक्स। एंड फिर क्या करेंगे, अब रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है एंड इसके अगर सारे चीज़ चेक करने जाएंगे तो उतना फिर हमसे हो नहीं पाएगा, उनके लिमिटेशंस होते हैं ऑडिट के भी। तो इन्होंने क्या किया कि एक मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर लिया कि ये ट्रांजेक्शन्स अगर अगर ये ट्रांजेक्शन का वैल्यू इस स्पेसिफिक अमाउंट से ऊपर रहेगा तो हम इसे चेक करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो हम इसे चेक नहीं करेंगे। तो क्या क्या टीम ने एक मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर लिया। अब जो इन्होंने रिस्क मैट्रिक्स बनाया था तो उनको ये लोग चेक करेंगे एंड देखेंगे कि उस एरिया में कुछ कुछ उनको एक्सेप्शंस, कुछ क्वेरी, कुछ ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो ये सारा का सारा को डॉक्यूमेंट कर लेंगे। अब क्या हुआ ना कि रिलायंस एक मेजर डिवीजन था जो कि बहुत ज़्यादा अर्निंग दे रहा था, लेकिन क्या इशू आ रहा है ना कि उसके जो ओनर है वो कोई थर्ड पार्टी संभालता है, मतलब वो डिवीजन सारा का सारा एक थर्ड पार्टी हैंडल कर रहा है। तो अंबानी सर ने बोला एक काम कर लो, आप वो जो थर्ड पार्टी है विच इज़ अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आप उनसे बात कर लो कि वहाँ पर अगर कोई ऑडिट होती है तो आप उनके रिपोर्ट्स को कंसिडर करके हमारा ऑडिट रिपोर्ट बना लीजिए। तो अब नीलेश की टीम ने क्या किया कि जो थर्ड पार्टी जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उससे बात की और वहाँ कोई ऑडिट हो रही है तो वो ऑडिट रिपोर्ट मांग ली। अब नीलेश की टीम ने प्लानिंग कर ली, रिस्क मैट्रिक्स बना दिया, मर्टेलिटी लेवल डिसाइड कर ली, रिस्क मैट्रिक्स के हिसाब से चेकिंग भी कर ली और उनको कुछ एक्सेप्शंस भी मिल गए। तो अब क्या करेंगे, अब हम इस एक्सेप्शंस जो है, ये जो मिस स्टेटमेंट्स है हमारे, उसको हम करेंगे इवेलुएट। तो नीलेश की टीम ने उस मिस स्टेटमेंट को इवेलुएट भी कर लिया। एंड मैं आपको एक बता दूं, ये सारा का सारा अब तक प्री ऑडिट चीज़ें हैं, मतलब अब तक एक्चुअली वहाँ पर कोई क्लाइंट प्लेस पे जा करके ऑडिट नहीं हुई है, ये सब बैकएंड पे ही चल रही है।
ठीक है। तो यह यहाँ हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो अब हम जो एसेस है उसे लिंक करेंगे ये स्टोरी से। जैसे स्टार्टिंग में नीलेश और केशव की टीम ने प्लानिंग किया था, तो वो आ गया एसे 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में उन्होंने एक रिस्क मैट्रिक्स बनाया जो कि लॉज एंड रेगुलेशंस को, चेकलिस्ट को कंपाइल करके था। तो ये क्या हो गया, SA 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। इसके बाद में क्या किया, इसके बाद में वो टीम ने मटेरियलिटी लेवल डिसाइड किया जो कि है SA 320, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड ऑडिट। फिर क्या किया, फिर जो उन्होंने रिस्क मैट्रिक्स बनाया था उसको क्या किया, उसको चेक करने लग गए कि उसमें कुछ चीज़ें है कि नहीं है। तो ये आ गया हमारा SA 330, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। अब इसके बाद में क्या हुआ कि नीलेश की टीम ने जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से बात किया, उनका जो ऑडिट रिपोर्ट मांगा, वो आ गया SA 402 के अंदर, विच इज ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्टली क्या किया, जो सारे के सारे उनको एक्सेप्शंस मिले थे, जो कि मिस स्टेटमेंट मिले थे, उनको उन्होंने क्या किया, इवेलुएट किया, विच इज SA 450, इवेल्युएशन ऑफ मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक 15 एसेस याद कर लिए। तो एक बार बिना देखे बस माइंड में याद करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इज SA 200, विच इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड conduct of an audit in accordance with standards on auditing. Second is SA 210, agreeing the terms of audit engagement. फिर SA 220, quality control for an audit of financial statement. फिर SA 230, audit documentation. SA 240, the auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. SA 250, consideration of laws and regulations in an audit of financial statement. SA 260, communication with those charged with governance. SA 265, communicating deficiency in internal control to those charged with governance and management. SA 299, joint audit of financial statement. फिर है 300 की सीरीज में SA 300, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। SA 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। SA 320, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। SA 330, द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क। SA 402, audit consideration relating to an entity using a service organization. SA 450, evaluation of misstatement identified during the audit. तो ये हमने वापस रिकलेक्ट कर लिए 15 एसेस। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आगे के एसेस हैं वो कवर करने वाले हैं। थैंक यू।